जब ये बंटवारा हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, अब यहाँ पे एक गोल्ड प्लेटेड बग्गी भी थी। अब इंडिया बोले हमें चाहिए, पाकिस्तान बोले हमें चाहिए, तो वहां पे कॉइन टॉस करके निकाला गया कि इंडिया के फेवर में वो बग्गी आई और वो आज भी राष्ट्रपति भवन में बग्गी है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिखी वो ये है कि इसमें एक सीक्रेट गैलरी है जहाँ म्यूजिशियंस बैठते हैं और वो नॉर्मली किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब किसी दिन कोई स्टेट विजिट होती है तो वहां से एक म्यूजिक की आवाज आती है जो सबको सुनाई देती है। You can visit the Rashtrapati Bhavan while the president is staying there, while his office is working. जब आप 3 साल ड्यूरेशन में वहाँ पे काम किया आपने, कोई ऐसे लोग जिनसे आप शायद होप करते थे कभी कि मिलना होगा? I met the US President Trump when he was there in his first term. When Queen Elizabeth passed away, we had to go and attend the funeral with the last rites of her. आपने ना बीच में एक टर्म बोली, फर्स्ट ऑफिस फर्स्ट रेजिडेंट। हाँ, इसके बारे में बताओ। देखिए, राष्ट्रपति जी हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन है। अच्छा, जो भी राष्ट्रपति बनते वो हैं फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं। सबसे ऊंचा ऑफिस उसको होता है फर्स्ट ऑफिस। भाई, राष्ट्रपति जी का ऑफिस सबसे ऊंचा भवन में स्टेट कॉरिडोर है। एक बार की बात है, एक हेड ऑफ स्टेट आए हमारे देश में, उस कॉरिडोर के दोनों तरफ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जवान तैनात होते हैं अपने पूरे रेगेलिया के अंदर, लॉन्ग कोट, Napoleon boots. So I was standing while that state guest was coming. I shook hand and welcome, and then she tells me, I never knew that Indian troops are so tall. That was her reaction. कुछ सिमिलैरिटीज दिखी आपको बकिंगम पैलेस और राष्ट्रपति भवन में? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। मैं जब राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ रहा था ना सर, तो एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी मुझे मिली। व्हाइट हाउस में रूम्स हैं 132, बकिंगम पैलेस में रूम्स हैं 775, लेकिन एरिया में राष्ट्रपति भवन जो है वो छोटा है इन दोनों से। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं पूरे कंट्रीज में जितने भी प्रेसिडेंशियल पैलेसेस हैं, उसमें तीसरे नंबर पे आता है प्रेसिडेंशियल पैलेस। टर्की और ऑस्ट्रिया इन दोनों के ही हमसे ऊपर हैं। उसके अलावा 3rd नंबर पे हमारा राष्ट्रपति भवन आता है। और इनफैक्ट और स्टोरी में देख रहा था कि इसमें 700 मिलियन ब्रिक्स लगी हुई हैं राष्ट्रपति भवन में। 17 साल लगे इसको बनाने में। 29,000 मजदूरों ने इसमें काम किया। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी वो ये है कि इसमें एक सीक्रेट गैलरी है जहाँ म्यूजिशियंस बैठते हैं और वो नॉर्मली किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब किसी दिन कोई स्टेट विजिट होती है तो वहाँ से एक म्यूजिक की आवाज़ आती है जो सबको सुनाई देती है। इनफैक्ट एपीजे अब्दुल कलाम सर ने वहाँ पे एक हट भी बनाई थी जो उनके जाने के बाद डिसमेंटल कर दी गई। बट ये बहुत फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन मुझे मिली राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो सर सवाल ये है, जब आप पहली बार राष्ट्रपति भवन में गए, व्हाट वाज इट लाइक? नितिन, पहली बात तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू इनवाइटेड मी टू दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं, बिफोर आई स्पीक एनीथिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस इन दी प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति भवन में के बारे में, मैं एक हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का एक कोट आपको बताना चाहूँगा। उनका कोट इस प्रकार है, आई कोट, ये राष्ट्रपति भवन हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की विरासत है। इस विरासत पे जितना अधिकार राष्ट्रपति जी का है उतना अधिकार इस देश के हर एक नागरिक का है, अनकोट। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस ओहदे पे, उस पोजीशन पे जो है, उनकी ऐसी धारणा है, उनकी ऐसी सोच है कि ये जो एसेट है ये सिर्फ एक किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये सभी का है। 1.4 बिलियन people have got full authority over the Rashtrapati Bhavan as the president has. So we'll start from here. Now, जितनी चीजें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाई है, लेकिन ये किस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचा है ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई सडनली तो ये बिल्डिंग नहीं आ गई, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था। इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ ए सुपर स्ट्रक्चर, राइट। तो इसकी थॉट प्रोसेस अगर हम चले जाएंगे तो ये 1911 की बात है। 1911 में जब किंग जॉर्ज 5th का कोरोनेशन हुआ था तो एक दिल्ली दरबार लगा था कलकत्ता के अंदर। उस समय हमारे देश की राजधानी थी कलकत्ता। तो उस दरबार के दौरान 1911 में यह डिसाइड किया गया कि अब
देश की जो राजधानी है वो कैलकाटा से, उस समय कैलकाटा बोला जाता था, कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली लाया जाएगा। तो ये एक डिसीजन दिया गया और इस डिसीजन को वहां अनाउंस किया गया। और जिस समय इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी तकरीबन 1 लाख लोग उस दिल्ली दरबार में मौजूद थे। अच्छा। मतलब जो आप देखा होगा कैलकाटा कभी जाए तो वहां पे भी एक राष्ट्रपति भवन जैसा एक सफेद रंग की एक बहुत बड़ी हाँ, इमारत है। राइट। तो उसके अंदर इतने लोग वहां पे आए थे और उस समय ये अनाउंस किया गया कि अब देश की राजधानी दिल्ली होगी। तो यहां तक तो हो गया। अब हुआ कि भाई दिल्ली जब आएंगे तो यहाँ पे वाइसरॉय कहाँ पे रहेंगे। तो एक बहुत बड़े नामी जानी एक टाउन प्लानर थे, आपने सुना होगा, लिटविन्स दिल्ली हम बात करते हैं, लॉर्ड लिटविन एक थे, उनको और एक थे बेकर, इन दोनों को बुलाया गया, उनको बताया गया भाई आपने ऐसे बनाना, अब जाके आप देखिए। तो उन्होंने दिल्ली आए, अब ढूंढाई शुरू हुई कि भाई कौन सा प्लॉट में बनेगा। तो घूमते घूमते वो किंग्सवे में चले, किंग्सवे है आपका नॉर्थ दिल्ली के पास है, आपको शायद किंग्सवे कैंप जिसे कहते हैं, वहां पे गए और वहां पे जाके उन्होंने सोचा यार ये जगह बड़ी अच्छी है, यमुना के किनारे, और यहाँ पे बनाया जाए। तो उन्होंने उस जगह का सर्वे शुरू किया। सर्वे में जब उन्होंने देखा कि यार इस यहाँ पे यमुना जी है, हो सकता है फ्लडिंग हो, और हो सकता है फ्लडिंग की वजह से ये बिल्डिंग का क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग का उनके दिमाग में था, उसका सॉइल नीचे का कैसे होगा क्या, तो इस वजह से उन्होंने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। फिर जगह जगह दोबारा ढूंढने शुरू कर दी। तब उनको ये रायसेना हिल, उस समय यहाँ पे 2 गांव होते थे, एक विलेज रायसेना था और एक मालचा, आज भी मालचा मार्ग है। हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, सुना होगा आपने। हाँ। तो ये 2 गांव थे वहां पे, रायसेना और मालचा। तो इन 2 गांव को रिलोकेट किया गया, वहां से रिलोकेट किया गया। और ये जो पहाड़ी थी रायसेना पहाड़ी, ये दिल्ली की सबसे ऊंची पहाड़ी थी। अच्छा। यहाँ पे खड़े होके वो जामा मस्जिद देख सकते थे, जामा मस्जिद तो पहले बन रखा था। यहाँ पे खड़े होके वो अभी तो आप देख नहीं सकते, पर जमुना जी का आपको रिवर बेड नजर आता था। यहाँ से खड़े होके आप जो रिज की जो जंगल है वो देखा जा सकता था। तो एक तरीके से बड़ा वेंटेज पॉइंट इसको माना गया। और लेकिन सिर्फ इसमें एक इशू था कि इसका जो सब सॉइल था वो हार्ड रॉक था। आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो किस तरीके से उसको काटा जाएगा, किस तरीके से उसकी नींव डाली जाएगी। तो ये एक किस्म से चैलेंज उनको मिला। अब इस चैलेंज को दूर करने के लिए उन्होंने अपना शुरू किया, सर्वे शुरू किया। सर्वे शुरू करने के लिए एक वहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, एक फाइकस का एक पेड़ है वहां पे। अच्छा। राष्ट्रपति भवन के अंदर। अच्छा। वो एक वहां पे कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उधर एक फाइकस का बहुत बड़ा पेड़ है। जब भी कोई सर्वे किया जाता है एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिल्डिंग कहीं पे भी बनता है कुछ भी, तो उसका एक सर्वे पॉइंट बनाया जाता है कि भाई ये एक हमारा बेंचमार्क हो गया, इससे हमारे सारे मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, इससे सारा डिस्टेंस नापा जाएगा, तो ताकि उस दौरान सबको कंस्ट्रक्शन के दौरान उसको, तो वो एक पेड़ था वहां पे, आज भी मौजूद है वो पेड़। वो आज भी है? आज भी है वो पेड़, कम से कम होगा तो मेरे ख्याल 250-300 साल पुराना, बहुत बड़ा फाइकस का पेड़ है। ओके। तो उस फाइकस के पेड़ के को एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया और उस रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए फिर उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बारे में बाकी सारे मेजरमेंट स्टार्ट किए। अब चूंकि वो एक प्लेटो टाइप का था, एक रॉकी फेस था, तो वहां पे कोई पानी नहीं था, और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना पानी कहां से आएगा, मटीरियल कैसे जाएगा, बड़े बड़े आपने देखा पत्थर कितने बड़े बड़े। बिल्कुल। तो एक रेलवे लाइन बनाई गई, स्पेशली राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए गई इसके लिए, ताकि मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल वहां तक पहुंचाया जा सके, पानी वहां तक पहुंचाया जा सके, बिकॉज़ देयर वाज नो सबसॉइल वाटर कि भाई जमीन से कोई पानी निकालने और वहां से कंस्ट्रक्शन चालू कर दे। तो एक इस तरीके से रेलवे लाइन बनाई गई, फिर उस पे मटेरियल जाना शुरू किया और इस तरीके से काम शुरू हुआ। जिस समय काम शुरू किया तो उन्होंने कहा लगा यार 4 साल में हम बना देंगे। लेकिन क्या हुआ, 1913 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, 13-14 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, एंड उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो गए। उन्होंने बोला भाई हम पैसे और नहीं दे सकते, इसको रोका जाए। तो जो आप बता रहे थे 17 साल लगे, वो एक्चुअल में प्लानिंग थी 4 साल की। अच्छा। क्योंकि पैसे नहीं थे, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आते गए और वो फिर करते 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 17 साल, फिर 1929 में लॉर्ड इरविन ने फाइनल स्टोन उसका करके उसको इनॉग्रेट किया। तो इसलिए इसको 17 साल लगे, और इसकी पूरी लागत करने में तकरीबन उस समय के हिसाब से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में बन गया था। आज तो आपको 1.5 करोड़ में फ्लैट भी नहीं मिलता। हाँ, गुड़गांव में तो बिल्कुल ना मिले। सो अब आप देख सकते हैं कि उस समय के अंदर, और जो आपके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बताया कि इतने मजदूर लगे हैं, 3000 तो सिर्फ उसके अंदर स्टोन कटर्स थे जो कि पत्थर काट काट के इसको लगा रहे थे, तकरीबन 20,000 लेबर उसके अंदर काम कर रहे थे। तो इट्स अ वेरी मार्वल काइंड ऑफ अ बिल्डिंग व्हिच वाज क्रिएटेड।
तो उसके बाद 1929 में लॉर्ड इरविन उनकी फैमिली आके उसमें रहना शुरू करेगी, और इनिशियल जो उसकी जो मैं बोलूँगा इंटीरियर डिजाइनिंग होगी, उसमें उनकी जो वाइफ थी लेडी इरविन, उनको बड़ा शौक था इस चीज, तो उन्होंने खुद अपने इनिशिएटिव करके अगले 3-4 साल बैठ के उन्होंने पूरे राष्ट्रपति भवन की डिजाइनिंग अपने उससे करी। और अगर आप आज जाके देखें तो उसके बाद से हमें तो कहाँ जाने का नहीं, यही तो है हमें कौन बुला रहा है वहाँ पे? हर एक, यही तो बता, हर एक नागरिक का अधिकार है वहां जाने का, आप जा सकते हैं, एज अ कॉमन मैन आई कैन गो, यू कैन गो देयर, हैव अ लुक एट योर प्रॉपर्टी, बट फ्रॉम द आउटसाइड ना? नो, विद फ्रॉम इनसाइड, So I can visit yes, राष्ट्रपति भवन. that is the only place in the anywhere in the world where you can visit the Rashtrapati Bhavan while the president is staying there, while his office is working. आप कहीं पे चले जाइए, व्हाइट हाउस में चले जाइए या आप कहीं और किसी देश में, अगर राष्ट्रपति जी उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहां पे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन वहां नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन वहां पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। ये मुझे आइडिया नहीं था सर कि आई कैन गो राष्ट्रपति भवन। यस, वहां पे एक कंडक्टेड टूर होते हैं, आप जाइए वहां पे, एक कुछ आप उसको बुक कर सकते हैं वेबसाइट पे, आप उसको बुक करिए, जाइए वहां पे, वो आपको पूरा राष्ट्रपति भवन का टूर दिखाएंगे, आपको हर एक वो जगह दिखाएंगे जहां पे राष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल, अपना कार्य करते हैं। अच्छा, वाओ, सो इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ थिंग। सो दिस इज हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर केम अप। हाँ, अभी आपने पूछा कि भाई अच्छा जिस समय बनाया गया तो उसको एक एच शेप दिया गया, एच, अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे एच का एक शेप आता है, और उस एच के शेप का ठीक सेंटर देखा जाएगा तो वहां पे जो आप गणतंत्र मंडप जिसे कहते हैं, पहले जमाने में थ्रोन हॉल बोलते थे, फिर दरबार हॉल बना, आज उसको हम लोग गणतंत्र मंडप कहते हैं। एच शेप का क्या रीजन था? इसलिए ताकि सारी जितनी भी मतलब उसके अंदर जो काम करने वाले हैं उनके पास, सबके पास अपना अपना एक अलग स्थान हो, without disturbing other, because if it is an H shape then one part of the building can be used by one, second part can be used by another, because if it is one common complex then it means you have to enter from one place and then you have to go to other areas. So उसको इस तरीके से उन्होंने बनाया कि ऐसा बिल्डिंग होनी चाहिए जिसके अंदर अलग अलग विभाग काम कर सके और सबका इंडिपेंडेंस हो काम करने का, एंड एट द सेम टाइम उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी हम ध्यान रख सके। इंटरेस्टिंग। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्ट, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टुडे, आज के जमाने में खास तौर पे कई एक बच्चे जो आर्किटेक्ट पढ़ रहे हैं वो आके उसको स्टडी करते हैं। आज भी अगर आप वहां के म्यूजियम में चले जाएंगे तो उसके जो प्रिंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, उसमें आप बैठ के देख सकते हैं, एंड इतनी डिटेलिंग है उन प्रिंट्स की कि मतलब, और उस समय सारा कुछ हाथ से होता था, देयर वाज नो कंप्यूटर टू हेल्प यू टू मेक ए डिजाइन और दिस थिंग। किस टाइप के प्रिंट्स हैं सर ये? बिल्डिंग जब बनाते वक्त बिल्डिंग प्लान्स जो होते हैं, हाँ, अब जब आपने बनाते हो तो आपको एक आर्किटेक्ट प्लान बना के देता है, एलिवेशन प्लान, ठीक है, सीवेज प्लान, आपका वाटर प्लान, उसका, अब आप सोचिए इतनी बड़ी बिल्डिंग का हर एक चीज के इंक्लूडिंग वहां पे किस किस्म का फर्नीचर बनाया जाएगा उस तक का प्लान बनाया गया था। तो एनी आर्किटेक्ट स्टूडेंट वुड डेफिनेटली, इतने प्लान और डिटेल और आर्किटेक्चरल तरीके से उसको बनाया गया। हाँ, और आज भी इसमें है कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, सीवेज प्लान इज सो थॉरो दैट आज भी अगर बारिश हो जाए तो आपको एक बूंद पानी कहीं नहीं मिलेगा। So it's a marvel. That building is actually a marvel, and it's a total asset. It's an asset for our nation. It's a total asset for our nation. Absolutely. So that is the, अच्छा ये तो हुआ बिल्डिंग बनने का। अब जब बिल्डिंग बन चुकी थी तो उन्होंने ये पहले इसको वाइसराय हाउस बोलते थे, हाँ, आज़ादी से पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इसको नाम दिया गया प्रेसिडेंट्स राष्ट्रपति भवन और प्रेसिडेंशियल पैलेस बोला, फिर बाद में इसको राष्ट्रपति भवन 1950 में इसको डिक्लेयर किया राष्ट्रपति भवन, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे। अभी इसके, अगर मैं इसके मोटे तौर पे इसको मैं आपको बताऊंगा, मतलब अगर इसको, सबसे पहले जब आप राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसते सबसे पहले एक आपको बहुत एक ऊंचा सा पिलर नजर आता है, उस पिलर को जयपुर कॉलम बोला जाता है, और वो क्या है, वो महाराजा ऑफ जयपुर ने कंट्रीब्यूट किया था उसको बनाने का। अच्छा, आप देखेंगे 145 फुट का एक पत्थर का कॉलम बनाया गया और उसके बीच में 145 फुट का स्टील का, आयरन का एक पिलर डाला गया, और उसके ऊपर एक 5 क्विंटल का एक ब्रोंज का और एक क्रिस्टल का स्टार बना के ऊपर रखा है। तो आप कभी जाते हैं ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। ये चीज भी कॉमन मैन देख सकता है, सब कोई देख सकता अच्छा। है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब ये कि जयपुर कॉलम वहां पे जो है, हाँ, उसकी भी एक अलग ही आर्किटेक्चर है, उसको बनाने के लिए वो भी बड़ा एक यूनिक सा मास्टरपीस है। और उसको रीजन क्या था बनाने का? वो एक तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द राष्ट्रपति भवन। अच्छा, सो ही वांटेड समथिंग ऑफ हिज, कि भाई उसमें उनका छाप हो।
तो उन्होंने ये उसको आज भी बोलते हैं, जयपुर कॉलम बोलते हैं इसको। अच्छा। आज भी सभी इसको उस समय भी बोलते थे और आज भी जयपुर कॉलम के नाम से ही है। हाँ। इट वाज गिवन एंड डोनेटेड बाय महाराजा ऑफ जयपुर एट दैट टाइम। फिर आप अगर मैं उसको बताऊंगा इसके अगर इसको डिवाइड करते हैं अगर, तो जिस समय देश आजाद हुआ तो उसमें एक विंग ऐसा था जिसके अंदर वाइसरॉय रहते थे। ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य, उसमें गए और जब उन्होंने उस जगह की जो लेआउट देखा, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना उस किस्म का लेआउट था, क्या कहना चाहिए, राजशाही किस्म का लेआउट था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे इस जगह पे मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरा देश जो अभी आजाद हुआ है, इट इज स्ट्रगलिंग टू कम अप एज ए नेशन। आई हैव सो मेनी थिंग्स, आई कांट लिव लाइक इन सो मच ऑफ रॉयल्टी। तो उन्होंने उस जगह पे जहां पे वाइसरॉय रहते थे बोला मैं इधर नहीं रहूंगा, और उन्होंने दूसरी तरफ राष्ट्रपति के एक दूसरे कॉर्नर में जाके एक अपना कहा कि भाई मुझे यहाँ पे मैं रहूंगा। तो वो अपना वहां पे रहते थे, उनकी वाइफ उनको खाना बना के खिलाती थी और वो खुद एक बहुत ही सिंपल लाइफ के साथ उधर रहते थे। और ये जगह को डिक्लेयर कर दिया गेस्ट विंग। अच्छा। आज भी उसको गेस्ट विंग ही कहते हैं राष्ट्रपति भवन में। हाँ। अगर बताए तो गेस्ट विंग है बेसिकली फॉर एनी स्टेट गेस्ट कमिंग, ही कैन स्टे। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आ गए, कोई भी आ गया है, हाँ। तो उसमें आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, वो रह सकते हैं उसके अंदर, और वो और उनका स्टाफ उसके अंदर रह सकता है। लेकिन उस समय हमारे राष्ट्रपति जी ने डिसाइड किया कि नहीं, वो उस तरीके से ना रह के एक सिंपल सी लाइफ जिएंगे। उसी राष्ट्रपति भवन में रह के उन्होंने एक अपना अलग से जगह देखा और वहां पे उन्होंने अपना, और उसके बाद से सारे प्रेसिडेंट आज तक वहीं पे अलग से उसी जगह पे रह रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया था। तो एक तरफ है गेस्ट विंग है, एक तरफ है प्रेसिडेंट्स विंग है। हाँ। तो इस तरीके से वो लोग रहते हैं। फिर उसके बाद जब आप कोई भी दो चीजें वहां पे बड़ी, जब आप कभी राष्ट्रपति भवन जाए तो एक फोर कोर्ट है। अच्छा। फोर कोर्ट इज द ग्राउंड वेयर ऑल द इवेंट्स हैपन। आपने देखा होगा जब सेरेमनीज होती है, हाँ। फोर कोर्ट के ग्राउंड के अंदर होती है। कोई परेड है, कोई गार्ड ऑफ ऑनर है, सब फोर कोर्ट के अंदर होता है। जैसे ही आप फोर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ के राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं, वहां पे एक बहुत ही यूनिक सी एक मास्टरपीस रखी हुई है। वो है हमारे 3rd सेंचुरी बीसी की रामपुरवा बुल। एक बुल का एक स्टैचू है, हाँ। उसको रामपुरवा बुल कहते हैं। वो मौर्यन टाइम की जो आर्ट है, वो उसको वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको वहां एस्टैब्लिश किया। तो लोगों ने पूछा आप इसको यहाँ क्यों है? बोलते ये हमारे बुल सिग्निफाइज व्हाट? इट सिग्निफाइज स्ट्रेंथ, and it also signifies our rural heritage. These are two things, and that's what we are known for as a country. Right. So उन्होंने वो उस बुल को वहां पे लगाया, वो आज भी वहां पे है, और जब भी कोई आता है वो पक्का उसके सामने खड़े होकर एक तस्वीर खींचता है। फिर जब आप अंदर जाते हैं तो जो गणतंत्र मंडप है जहां पे सारे सेरेमनीज होती हैं, हाँ। सारे अवार्ड सेरेमनी होती है, सारे जितने भी राष्ट्रपति जी से मिलने आते हैं, जो भी गेस्ट आते हैं, सब लोग वहां पे, तो वो दैट इज द मेन हॉल व्हिच इज देयर। हाँ, जहाँ पे हमने देखा है कि लोग वॉक करते हैं। यस, जहाँ अवार्ड्स लेते होते हैं, अवार्ड्स देते हैं उनको। हाँ। बहुत ही जिसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको गणतंत्र मंडप कहते हैं। अच्छा, पहले कुछ और बोलते थे। पहले उसको दरबार हॉल बोलते थे, आज उसको गणतंत्र मंडप बोलते हैं। उसी तरीके से उसके अंदर एक अशोका हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट रूम्स आर देयर फॉर एवरी पर्पस। देयर इज अ मीटिंग रूम्स आर देयर आर कॉन्फ्रेंस रूम्स। आपको राष्ट्रपति जी का ऑफिस है, उसमें उनका सेक्रेटेरिएट है, बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट काम करता है। उसी तरीके से बाकी ऑफिशियल्स के काम करने का जगह है। वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट्स किचन है, ऑपरेट करता है। तो उसके अंदर आप एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी है उसके अंदर। तो जो भी आपको एक ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, सारी की सारी उस बिल्डिंग के अंदर काम होती है। लाइब्रेरी है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी है उसके अंदर। ऐसी ऐसी किताबें आपको मिलेंगी देखने की, जो जिसको मतलब पढ़ना एक बड़े सौभाग्य की बात है। गिव मी एन एग्जांपल। कई जैसे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखना चाहे इंडिपेंडेंस के टाइम का। अच्छा। आप देखना, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो पूरा डिसाइड हुआ, बाउंड्री वाज डिसाइडेड एंड एवरीथिंग वाज डिसाइडेड इन दैट हॉल। और वो हॉल आज भी एग्जिस्ट करता है, और वो हॉल में वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज हुई होती हैं आज। तो जब आप बैठे उस कॉन्फ्रेंस में, तो आप देखते हैं जब अपने चारों तरफ, तो आपको लगता है ये वही जगह है जहाँ पे इस देश का विभाजन हुआ था। तो मतलब इट इज फुल ऑफ हिस्ट्री, इट इज फुल ऑफ so many things there, but every piece of you can say which has been placed there has got a history. एक अच्छी चीज है कि जिस समय वो बन रहा था, अब आप देखिए इसमें बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे, बट और ब्रिटिश यूज के लिए बन रहा था, और उनका तो विचार कुछ और ही था इसके बारे में कि हम तो यहाँ पे रहेंगे कई और साल तक।
ऐसा था। हाँ, लेकिन एक चीज है कि वहां पे जो भी आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पूरा इंडियन आर्किटेक्ट को दिखाता है। बेल्स हैं, मंदिर की घंटियां होती हैं, कमल का फूल है, हाथी है, ऐसी ऐसी चीजों की वहां पे नक्काशी की गई है जो कि हमारे देश से, हमारे कल्चर से मेल खाती है। पत्थर जो यूज कर रहे हैं वो फतेहपुर सीकरी का की जो माइंस है, पिंक स्टोन वहां से लाया गया है, धौलपुर से सफेद उसका पीला पत्थर लाया गया। सो आप देखेंगे कि जो भी चीज वहां पे है, एवरीथिंग वाज, जितनी भी उसकी वहां पे कैनपीज है वो सारी की सारी आपको मंदिरों के कैनपी की तरह नजर आएगी। सो जो भी वहां पे उस समय बनाया गया उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि भाई ये एक हिंदुस्तान की के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। खाली ब्रिटिश आर्किटेक्चर को नहीं रखना हाँ, उसमें, मतलब हिंदुस्तान को दिखाना है हमें। उसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर आपको कम ही नजर आएगा, ज्यादातर आपको हिंदुस्तान का ही, हमारी ही देश की ही धरोहर एसेंस नजर आएगी। आएगी। हाँ, इंटरेस्टिंग। So it's a very unique kind of infrastructure, and I would recommend every citizen passing through Delhi, staying in Delhi, must visit. Take a book your place on the website and have a look at it. अभी वहाँ पे अमृत उद्यान है जिसे आप पहले मुगल गार्डन कहते थे। हाँ, अगेन वेरी यूनिक, मतलब वहाँ पे आप जाके देखिए, शायद ही ऐसा कोई रोज के सैंपल्स है जो कि आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, मतलब वो गार्डन को देखना ही एक बड़े सौभाग्य की बात है। अब सबसे बढ़िया चीज है आज की तारीख में ये सारी जगह आम जनता के लिए खुली है, सब कोई जा सकता है उसके अंदर। कुछ सेक्शंस तो होंगे जो एक्सेसिबल नहीं होंगे। नहीं, जहाँ पे रोज के कामकाज चल रहे हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठ के अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनका स्टाफ कर रहे हैं, वहां पे पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता, बिकॉज वो फिर डिस्टर्ब करेंगे वहां के कार्यकाल को, वहां पे जो कार्य हो रहा है। बाकी सारा चीज तो अवेलेबल है। आप जाइए, गणतंत्र मंडप देखिए, अशोका हॉल देखिए, बैंक्वेट हॉल देखिए, वो मीटिंग्स रूम देखिए जहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट आके राष्ट्रपति जी से मिलते हैं। अच्छा, वो भी आप ओपन देख है। सकते हैं। हाँ, जहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, मिलते हैं राष्ट्रपति जी से, कॉन्फ्रेंस जब राष्ट्रपति जी लेते हैं, गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, बाकी वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वो रूम्स देखिए, बड़े बड़े वहाँ पे वो है। तो एक किस्म से काफी एक मैं ये कहूँगा कि it's worth a visit, and you'll actually come out with great pride in your mind that we are the owner of that. And lot of work has been done by all the presidents of the country. It was not ये initial, ठीक है, initial building जरूर बनी है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर एक उसकी मैं बोलूं, जो हर एक बिल्डिंग की जो एक आत्मा होती है, वो हमारे राष्ट्रपति जी ने उसके अंदर डाली है। और वो आत्मा अपने देश की के बारे में बताती है। आप उसके अंदर जाइए, जब आप कॉरिडोर में जाते हैं और जब आप ऊपर देखते हैं, तो जिस किस्म से हमारे देश के जो कारीगर लोगों ने उसके अंदर पेंटिंग करी है, मतलब इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन। दैट बिल्डिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन, ऑल स्टेट, ऑल क्लास ऑफ पीपल, all religion, everything is representing in that one building. It's a unique thing, I will say. कितने लोग एक टाइम पे काम करते होंगे वहाँ पे, या होते होंगे? काफी होते हैं, मतलब आप देखिए, मतलब सारे मिला लें तो कम से कम 800 के करीब होंगे। अच्छा, It is not only us, there are some security people are there. हाँ, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के स्टाफ मेंबर्स हैं, मिलिट्री स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, और बाकी भी जो है हाउस होल्ड के लोग काम कर रहे हैं, आपका गार्डन्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो इतने लोग काम करते हुए आपको, बिकॉज 800-900 लोग होंगे। हाँ, 700-800-900 लोग और वहाँ पे। इसमें से रुकते कितने होंगे वहाँ पे, जिनका परमानेंट रुकना ही वही है? नहीं, उसके अंदर सिर्फ राष्ट्रपति जी का रहने का है। अच्छा, बाकी वो और उनके स्टाफ भी तो हाँ, होंगे? जैसा आपने बताया कि प्रेसिडेंट स्टेट 140-150 एकड़ की जमीन है, उसमें बाकी लोगों के लिए वहाँ पे रिहायशी है, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। तो जो भी वहाँ काम कर रहा है उनको वहाँ पे अकोमोडेशन दी जाती है, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, जो भी मेडिकल की सुविधा है, कोई छोटा सा एक मार्केट भी है, बैंक की भी सुविधा है, सब कुछ उसी के अंदर। राष्ट्रपति भवन में मार्केट भी है, छोटा सा एक मार्केट है, जो कि आपकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो उसको पूरा किया जा सकता है। अच्छा, तो एक तरीके से जो प्रेसिडेंट स्टेट है उसके अंदर सारी आपको सारे खेल की सुविधाएं हैं, आप कोई क्लब की सुविधा है, कुछ आप योगा करना चाहते हैं उसकी सुविधा है, एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे आप हफ्ते में एक बार पिक्चर भी हो जाती है कभी। सो इस तरीके की हर एक सुविधाएं बनाया इसलिए गया कि ताकि लोगों को, बिकॉज वहाँ पे आप अगर आप उसका हिस्सा है काम, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको हर एक चीज बिल्कुल, हर एक आदमी की एक बड़ी स्पेसिफिक जिम्मेवारी है। और वहाँ पे बिकॉज it is a representation of your nation, right? You can't afford to lower the standards in any way. It is the model of perfection. Everything has to be perfect. Whether you are working over there, whether you are conducting an event or a ceremony, मतलब उसके अंदर गुंजाइश जीरो रहती है, गलती नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपको हर एक चीज के बारे में प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज का सोच विचार करनी है, हर एक जो भी काम करने वाले उसकी ब्रीफ करने हैं,
मतलब इट्स अ वेरी, मतलब जब हम ऐसे देखते हैं हमें लगता है ये तो हो गया, हम्म लेकिन उस तरीके इसको होने के लिए हमें पहले हमने कितनी उसकी मेहनत करी है उसको, उसके बारे में बताना, मतलब उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। हम्म आपका पहला दिन कैसा था जब आप गए? अब देखिए जब मैं गया, देखिए हमारे क्या होता है कि वहाँ पे जब हम लोग को अपॉइंट किया जाता है तो हम हम्म लोग का एक इंटरव्यू होता है वहाँ के स्टाफ से। वहाँ पे कुछ एक सीनियर ऑफिसर है, एक उनसे होता है, प्लस राष्ट्रपति जी से इंटरव्यू होता था। तो हमारा भी इंटरव्यू हुआ, हमें शॉर्ट लिस्ट किया गया। एक आर्मी एक पैनल बना के भेजती है जिसमें कुछ एक उस लेवल के रिकमेंडेशंस होती हैं। उस एक लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनका पैनल बना के भेजती है। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फाइनली आपको इंटरव्यू करके, लास्ट इंटरव्यू आपका राष्ट्रपति जी आपसे बात करते हैं। हाँ तो अब आप सोच सकते हैं कि जब हम उस लेवल तक पहुंचे तो हमें बताया कि आज शाम को आप 5 बजे राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। तो अब आप सोचिए हेड ऑफ स्टेट से आप मिलने जा रहे हैं, वो आपका आपसे इंटरव्यू करेंगे। आप इंटरव्यू क्या करेंगे, आप आपसे इंटरेक्शन करेंगे, इंटरव्यू नहीं बोलते हैं इसको, इंटरेक्शन है आपका। आपका किन के साथ हुआ था इंटरेक्शन? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे अच्छा उस समय। हाँ हमें बताया कि हम शाम को 5 बजे पहुंचे वहां पे। थोड़ी देर बैठे उनके साथ, उन्होंने कुछ पर्सनल सवाल पूछे और उन्होंने पूछा कि भाई देखिए ये काम ऐसा है जिसमें आपको अपना समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, हाँ तो आप देख लीजिए अगर आप दे सकते हैं और कर सकते हैं तो हम चाहेंगे कि आप आए यहाँ पे, हम लोग की टीम का हिस्सा बने। तो मैं कहा, सर ये तो आपका बड़प्पन है जो कि आप हमें इस काबिल समझे कि मैं देश का फर्स्ट ऑफिस के अंदर काम कर सकूं। इट्स अ फर्स्ट ऑफिस एंड वर्क फॉर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री। हम्म It's a first office working for the first citizen. I said, I'll be honored. So I went and I had a very, I'll say, a feeling which I can't express. It was a very unique kind of a feeling. So the moment I came out, I immediately gave a call to my mother. I said, I think so. The president has approved of me to be here as his military secretary. हाँ The first thing I gave a call was to my mother. Second call was to my wife. हाँ Then, of course, then I went home, and then, of course, it was a big celebration for all of us, because it is uh, it is the honor which you have got. It is the honor that you have been given. तो उस ऑनर को तो ऑफ कोर्स मतलब उसकी तो बात ही कुछ और होती है। आपने ना बीच में एक टर्म बोली, फर्स्ट ऑफिस फर्स्ट रेजिडेंट। हाँ, इसके बारे में बताओ, लोगों को नहीं पता इसके अच्छा, बारे में। देखिए राष्ट्रपति जी हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन है। अच्छा, जो भी राष्ट्रपति बनते वो हैं फर्स्ट फर्स्ट सिटीजन मतलब कहलाते हैं। अगर आप बोले कि 1 से लेके 1,42,00,000 लोग हैं तो सबसे पहला नंबर कौन है? राष्ट्रपति जी। वो राष्ट्रपति जी। ही इज आवर फर्स्ट सिटीजन। सबसे ऊंचा ऑफिस उसको होते फर्स्ट ऑफिस। भाई राष्ट्रपति जी का ऑफिस सबसे ऊंचा, चाहे आप पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी अगर कोई एक्ट पास होता है वो फाइनली किनके पास जाता है अप्रूव होने के लिए? भाई राष्ट्रपति जी के पास आएगा। तो इट इज द फर्स्ट ऑफिस ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे कुछ ही का, जिस किसी का अपॉइंटमेंट होगा तो उसको कौन, तो फर्स्ट ऑफिस ही उसको अप्रूव करेगा। सो इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑफिस। वाओ, बहुत फैसिनेटिंग चीजें हैं सर। इट इज फैसिनेटिंग, इट इज वेरी फैसिनेटिंग, एवरीथिंग इज सो, एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारा जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना मैं बोलूंगा इतना मैच्योर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इतना यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि हर एक चीज को इतनी बारीकी से लेआउट किया गया है। मतलब कोई किसी में कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती है। इट इज बीन डेलिब्रेटेड सो मेनी टाइम्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज पीपल हैव नॉट ओनली मेड the content of the constitution, but they are also following the constitution in its letter and spirit. So that's the best part of it. Interesting. So हर एक चीज का एक बहुत ही, जब आपका अपॉइंटमेंट हो गया, हाँ जी, फिर आप एंट्री, आपको अब क्लियर हो गया कि अब तो मुझे यहीं पे काम करना है। फर्स्ट टाइम लेकिन जब आप गए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंटरिंग द राष्ट्रपति भवन? when you, not only first time, I will tell you, every day in the morning, when I used to walk in my uniform, my chest used to swell with pride. मतलब आप जब आप उस कॉरिडोर के अंदर वॉक कर रहे हैं, जब आप वहाँ पे डिग्निटरी से मिल रहे हैं, अब आप देखिए आप वहाँ पे हर एक डिग्निटरी से आपकी मुलाकात होती है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे वहाँ के हेड्स ऑफ स्टेट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, दुनिया के जितने भी एक से एक आर्टिस्ट हैं, आप सभी से मुलाकात कर रहे हैं। राइट। अब आप सोचिए ऐसा एक्सपीरियंस, इजंट इट यूनिक? बिल्कुल। मतलब चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड, लोग आते हैं राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए, आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। दैट्स अ टाइम यू अंडरस्टैंड you get to know the depth of our nation. आप तो बहुत लोगों से मिले होंगे सर? बहुत से मतलब शायद 3 साल तकरीबन रहा हूं मैं वहां पे। तो मैं तो मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ माय लाइफ। इट्स माय लाइफ्स अपॉर्चुनिटी, आई विल से।
टू मीट अंडरस्टैंड हाउ द कंट्री फंक्शंस। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग फौज में रहते हैं, हम एक अपने एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक टास्क है, हम जिंदगी भर उसी टास्क में लगे रहते हैं दिन रात, और उसी के अंदर घुसे रहते हैं। मतलब हमको हमारे लिए और कुछ हम कुछ और सोचते ही नहीं है, सच्ची बात बताया आपको। अब उस एनवायरनमेंट से निकाल के सडनली आपको इस एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, तो कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा आदमी जिसे बोलता ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। भाई आप यू आर नॉट यूज्ड टू मीटिंग, यू आर नॉट यूज्ड टू बी परफेक्ट इन योर कंडक्ट 24 आवर्स। भाई कभी आप अपना गार्ड भी नीचे डाउन करते हैं। जब आप नॉर्मल जी आज आप इस पॉडकास्ट पे बैठे हैं, कल आप नहीं होंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। आज आप बिल्कुल अलर्ट है, पर वहां पे तो 24 घंटे अलर्ट रहना होगा। भाई देखिए वहां पे जो भी आ रहा है वो घूमने फिरने तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही इज कमिंग विद ए पर्पस, उसका एक पर्पस है। तो जब वो आ रहे हैं उस पर्पस के साथ, तो आपको फैसिलिटेट करना है उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, है ना। इसका मतलब है जिस समय से वो आते हैं, जब तक वो राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हैं और जब तक वो राष्ट्रपति जी से मुलाकात करके जाते हैं, उनका वो पर्पस और वो समय इज वेरी प्राइम। इफ ही इज कमिंग फॉर, इफ प्रेसिडेंट हैज गिवन हिम 10 मिनट्स टू इंटरैक्ट, इट इज 10 मिनट्स, एग्जैक्ट 10 मिनट्स, इट इज 10 मिनट्स। देयर आर नो कैजुअल कि आप बैठे हैं और ठीक है भाई चाय ले आओ और अब थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप जाए वहां पे, आपको वहां रिसीव किया जाएगा, आपको जो भी वहां के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको वहां पे लुक आफ्टर करेंगे, राइट प्रोटोकॉल सही टाइम पे आपको जाके प्रेसिडेंट से मिलेंगे। जो समय दिया गया वो आपको बता दिया जाता है कि सर आपका समय 10 मिनट है। और उसमें कोई वो नहीं होता है कि भाई आप जाइए वहां पे, और राष्ट्रपति जी को भी मालूम है कि भाई ये आ रहे हैं हमारे पास 10 मिनट के लिए। अच्छा, उनको पहले ब्रीफिंग दे दी जाती है, उनको सारी ब्रीफिंग दी जाती है कि सर आज आपके पास आज की मुलाकात में आपसे 5 लोग मिलने आएंगे, इतने बजे से इतने बजे, ये है ये है ये है ये है ये है। उनको एडीसी सवेरे पूरा ब्रीफ करते हैं कि एडीसी एज एन एड डे कैंप होते हैं, वो यंग ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास 5 ऑफिसर्स उनको दिए जाते हैं जो कि उनका रोज की दिनचर्या को रेगुलेट करते हैं और कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मिलिट्री स्टाफ है। तो इस तरीके से उनको बताया जाता है और उनको कंडक्ट करके उनकी मीटिंग करा के उनको फिर, तो ये तो सिर्फ उनके अंदर का जो जैसे बोलते हैं मीटिंग का हो गया। आपने विजिट करना, प्रेसिडेंट इतनी जगह जाते हैं, देश के हर एक कोने में जाएंगे, बाहर विदेश में जाएंगे, सो हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्शन के साथ प्लान करना होता है, टाइमिंग, इवेंट्स एंड प्रोटोकॉल। कितने आगे तक की प्लानिंग ऑलरेडी हो जाती है, लाइक 6 महीने 3 महीने 1 साल? नहीं, उसकी तो प्लानिंग तो पूरे टाइम चलती ही रहती है। इट इज नॉट कि एवरी डे देयर आर सम सेट सेरेमोनियल फंक्शंस जो पता है कि होने ही साल भर में। राष्ट्रपति 26 जनवरी होना ही होना है, 15 अगस्त में फंक्शन होने ही होने हैं। कुछ एक चीजें हमें मालूम है, ये अवार्ड सेरेमनी होना है, भाई डिफेंस इन्वेस्टिचर है, सिविल इन्वेस्टिचर है, या और कोई फंक्शन है, ये तो होना ही है बिल्कुल। तो उनका तो एक सेट एसओपी बना हुआ है, उसको हम उसके हिसाब से उसको रिफाइन करते रहते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आप कई नई चीजें आ जाती हैं, तो उसको फिर आप वहां के जो तौर तरीके हैं, जो वहां का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से उसको कंडक्ट करते हैं। तो वो जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे आप उसको प्लानिंग करते रहते हैं। आपके पास एक छोटी सी टीम होती है, एडीसीज बोलते हैं, एडीसीज हैं, डेप्टी मिलिट्री सेक्रेटरीज हैं, आपके हाउस होल्ड के कुछ एक ऑफिसर्स होते हैं, आपका वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है, जिसमें एक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है, ही इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ही इज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट, ही इज देयर, he is the secretary to the president. He's got his staff, there'll be some joint secretaries, there are some joint secretary from foreign affairs, there'll be joint secretary from some different departments, so they all are there. So everyone tries to facilitate and works to facilitate president's work. सबका जैसे है, अब जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ काम आता है तो सेक्रेटरी देखते हैं, प्रोटोकॉल से हो गया, या कोई विजिट हो रही है तो मिलिट्री सेक्रेटरी देख रहे हैं। सो वहां पे एक बड़ी अच्छी एक हार्मनी होती है इस पूरे टीम के अंदर, बहुत अच्छा एक हार्मनी होता है आपस में एक दूसरे को। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग जनरली होता है ना, पीपल आर वेरी कार्डर स्पेसिफिक, कि भाई मेरा कार्डर ये है, मैं पुलिस कार्डर का हूँ, या मैं ब्यूरोक्रेट सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर का हूँ, या मिलिट्री कार्डर का हूँ, या फिर वहां पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा ये सब एक ही कार्डर के अंदर काम कर रहे हैं। The unification of all the departments and all the appointments is so wonderful, and it works like a very smooth, जैसे इंजन होता है बड़े आराम से चलता है, कभी पता ही नहीं चलता आपकी गाड़ी चल रही है, आपको नहीं मालूम अंदर कितने क्या पिस्टन चल रहा है या कैसे हो रहा है। करेक्ट, उसी तरीके से वहां का काम चलता है। मिलिट्री सेक्रेटरी का एग्जैक्टली रोल क्या होता है सर? देखिए, मिलिट्री सेक्रेटरी का जो रोल है वो बेसिकली वहां के जो प्रोटोकॉल्स है
वहाँ पे सेरेमनीज होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, विजिट्स हैं। क्या होता है प्रोटोकॉल? क्या प्रोटोकॉल, जैसे आपने अच्छा, काफी मान बार लीजिए, यूज किया वर्ड ये। हाँ प्रोटोकॉल, मान लीजिए एक हेड ऑफ स्टेट ने वहाँ पे आना है, जैसे मान लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो है उन्होंने आना है, हेड उन्होंने, ऑफ स्टेट। हाँ हाँ चलिए मान लेते हैं उन्होंने विजिट कर, वाई प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जैसे एनी प्रेसिडेंट हैज टू हाँ कम। ठीक है। हाँ सो व्हेन द प्रेसिडेंट हैज टू कम, what would be the way he has to be conducted in the Rashtrapati Bhavan? ओके। He also has a certain protocol. He's the head of state. So is your head of state. हम्म At no stage anything should look that either of the head of state is not having the same kind of status. हम्म चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, भाई आपने उनकी भी देखना है उनकी भी इज्जत रखनी है, और अपनी भी रखनी हाँ, है। बिल्कुल। तो उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है कि वहां पे एक किस्म से आपको लगे कि भाई एक बड़े तरीके के साथ चल रहा है, ये एक चीज होगी। अब मान लीजिए तो वहां तो हेड ऑफ स्टेट हो गया, मान लीजिए एक कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं वहां पे, उनका एक प्रोटोकॉल है। सबसे बढ़िया चीज हमारे देश में क्या थी कि एक हमने आर्टिकल ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बना रखा है। अच्छा। हर एक को एक ओहदा दे दिया है कि प्रेसिडेंट का है, उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 1 है, वाइस प्रेसिडेंट 2 है, प्राइम मिनिस्टर 3 है, ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट्स 4, 5, 6, ऐसे करके हमने सभी को एक ओहदा दे दिया है कि भाई इनका ये प्रोटोकॉल है। इसका अच्छा। मतलब है कि मान लीजिए कोई अगर एक स्टेट मिनिस्टर आ रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा है, तो कैबिनेट मिनिस्टर का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे 7 है प्रोटोकॉल, एंड स्टेट मिनिस्टर का 10 है। सो पहले किसको मौका दिया जाएगा मिलने का? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाएगा, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर को दिया। अच्छा। अब मान लीजिए एक स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं या कोई और आ रहा है, उसका प्रोटोकॉल क्या हो गया? तो ये सब चीजें को बहुत ही बड़ी सेंसिटिव सी चीजें होती हैं, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से उसके अमल हो और उसके अंदर कोई किस्म की लैप्स ना हो। हाँ। सो एक इसको इसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो स्टेट विजिट हो गया एक काम मिलिट्री सेक्रेटरी का, मैनेज करना पूरा। हाँ, फिर इतने फॉरेन विजिट्स होते हैं। अभी राष्ट्रपति जी अगला हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाते हैं, उनका मूवमेंट, उनका एयर सपोर्ट, भाई हेली जहाज से जाएंगे, कहीं पे हेलीकॉप्टर की जरूरत है, कहीं पे बाय रोड होगा, कहीं पे और किससे मिलेंगे, क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, वो प्रोग्राम तो आएगा लेकिन उस प्रोग्राम को अमल कैसे किया जाएगा, भाई उसको कोई तो इम्प्लीमेंट करेगा ना। सही बात तो है। उसकी कोऑर्डिनेशन मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच और जो स्टेट का प्रोटोकॉल डिवीजन है उसके साथ होता है। अच्छा भाई यहाँ पे होगा, गाड़ियां किस सीक्वेंस में लग रही हैं, कौन किधर बैठ रहा है, अच्छा कौन किधर बैठ रहा है ये तक भी ये डिफाइन सब होता है। हर चीज डिसाइड होती है। वहां पे कोई ऐसा नहीं है चल भाई आ जाओ भाई मेरे साथ बैठ जाओ, हाँ। ऐसा नहीं होता है। हाँ। सो एवरीथिंग इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड प्रेसिडेंट जब बैठते हैं उनके साथ उस गाड़ी में कोई नहीं होता और नहीं, उनके साथ उनका जो सिक्योरिटी ऑफिसर हाँ। होगा, उनका एडीसी होगा, ये अच्छा। सारे होंगे उनके साथ। अच्छा। और कभी जरूरत होती है तो मिलिट्री सेक्रेटरी भी उनके साथ बैठ के, आप भी काफी बार फिर कई ट्रैवल किए होंगे। बहुत हाँ। बार हम लोग ट्रैवल करते हैं साथ में। हम्म सो इस तरीके से आप उन सब चीजों को, आप फॉरेन में जा रहे हैं, भाई आप नए देश में जा रहे हैं तो वहां के एम्बेसी के साथ आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेशन करनी, वहां के जो आप वहां पे हेड ऑफ स्टेट से मिलेंगे, अलग अलग फंक्शंस होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, बायलैटरल डिस्कशंस होंगे, राइट। एंगेजमेंट्स होंगे। यू सी देयर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ये तो है नहीं कि यार चलो यार कोई आ रहा है, चलो भाई बैठ जाओ यार बात कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। ऐसे नहीं होता है। उसका हर एक चीज का एक जिसे कहते हैं एक प्रोसीजर है, एसओपी बनता है पूरा एक उसका। एसओपी, एक प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो किया जाता है। हम्म। तो इस सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक एजेंसी चाहिए और सीनियर एजेंसी चाहिए जिसको कि इस पूरी चीज की समझ हो। अगर आप उसमें एक जूनियर ऑफिसर लगा देते हैं तो शायद उसको इतनी समझ ना हो, लेकिन जब तक आप उस रैंक पे पहुंचते हैं, आप मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं, टॉप लेवल के हैं, ऑफिसर हैं आप वहाँ पे, तो आप पूरी चीजें अच्छे से समझते हैं। तो जब आप समझते हैं तो उसको आप, और आपके नीचे आपका स्टाफ है, उनके थ्रू आप उनको मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से ये एक जिसे कहेंगे कि करते रहते, ये काम होता रहता है। इसके अलावा जैसा आपको मालूम होगा कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सो द मिलिट्री सेक्रेटरी इज द ब्रिज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्रेसिडेंट। अच्छा, तो जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हाँ, जो भी है, जो भी कोई है, जैसे किसी ने आके मिलना है या कहीं पे प्रेसिडेंट जा रहे हैं, कोई मिलिट्री फॉर्मेशन के अंदर फॉरवर्ड एरियाज में जा रहे हैं, तो उस सबको कैसे, वहां पे क्या होगा, किससे मिलेंगे, क्या ब्रीफिंग होगी, कैसे होगा, वो सारा का सारा फिर मिलिट्री सेक्रेटरी उनके साथ बैठ के करता है। किसी यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको प्रेसिडेंट्स कलर दिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से क्या होगा, बिकॉज यू नो anyone who's doing well, who's done well as far as the operations, the president honors them in the form of presenting a colors, president's colors जिसे कहते हैं। तो वो उसके लिए जाते हैं। उनका काफी, जिसे बोलते हैं ना, आप कह सकते हैं कि
it's a 24 into 7 into 365 days of work, हाँ and there are no holidays, हाँ and there are no breaks कि मैं जरा 2 दिन छुट्टी लेके चला जाऊँ. So that is the that's a kind of work which you have to go through it. जब आप 3 साल ड्यूरेशन में वहाँ पे काम किया आपने, हाँ. बहुत लोगों से आप मिले हैं, जैसे आप बता भी रहे थे, कोई ऐसे लोग जिनसे आप शायद होप करते थे कभी कि मिलना होगा, कभी उनसे चांस मिलेगा, और आप बाय चांस उससे मिल लिए बिकॉज ऑफ दिस वर्क जो आपने किया? मैं इतने हेड्स ऑफ स्टेट से मिला. गिव मी एग्जांपल सर, कुछ नाम अगर आप बता पाए. I met the US President Trump when he was there in his first term. अच्छा, जब फर्स्ट टर्म में ट्रम्प थे First तब term आप उनसे में, मिले? तो तब मिला. फिर उसके बाद बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट. When the Queen Elizabeth passed away, we had to go and attend the funeral, the last rites of her. We went to England to attend that. ओह, It's a unique experience. So I'm just giving examples. There's so many things. You're meeting so many people every day. बड़े बड़े जिसे बोलते हैं देश के अंदर जो भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग आके मिलते रतन थे. टाटा सर. रतन टाटा जी से मिला हूँ मैं. ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑल स्पोर्ट्स पर्सन, सचिन तेंदुलकर, सब कपिल कुछ. देव, सबसे मिले होंगे आप. सबसे मुलाकात हो रखी है. मतलब शायद ही मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी लिस्ट देखूं तो काफी लोग हैं. हाँ. काफी लोग हैं. So Olympians, medal winners, because anyone who does well, they are called to the Rashtrapati Bhavan. Correct. They are honored या by the president. जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो बुलाया जाता है हाँ, उनको. तो उस तरीके से बुला के आपको, जैसे ओलंपिक्स में हमारे एक समय जब मेडल्स आए थे, हाँ, नीरज तो, चोपड़ा. हाँ, उन सबको बुलाया गया, उन सबको ऑनर किया गया जो ओलंपिक्स में बड़े अच्छा टीम ने करा था. So they were all called, and so इस तरीके से you get a chance to meet all of them. And किसी से कभी कोई इंटरेक्शन हुई हो ऐसी जो आपको अभी तक याद हो, यार ये वाली इंटरेक्शन मेरी लाइफ भर मुझे याद रहेगी? ऐसा I will not say, because everyone had something very unique and हाँ. something which is very memorable. Every of them. जब आप मुझे बता रहे थे ना सर कि मैं क्वीन एलिजाबेथ के लास्ट राइट्स पे गया, दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस. व्हाई वाज इट यूनिक एक्सपीरियंस? मतलब आई एम श्योर No, यूनिक unique था, नहीं, बट ऐसा देखिए- क्या था वहाँ पे अलग? नहीं, देखिए क्या है कि when she passed away, all the heads of state, they had gone to pay From their all mark of across the respect. world. All हाँ. across the world. करेक्ट. All across the world. Everyone came to pay the respect. So now you're going for that event. So it's a very different kind of an event. It is not a event where it is a somber event. बड़े एक जैसे बोलते हैं ना, आप किसी उसमें जा रहे हैं, आपने अपने हेड ऑफ स्टेट को कंडक्ट करना है उस इवेंट के लिए, उसमें बहुत सी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट आएंगे. मतलब ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड वुड हैव गैदर्ड from the more than 120 odd countries were there. करेक्ट. So everyone has got to be, and they have to manage 120 heads of state. बिल्कुल. So that's when we went there, we saw all these things, how it is happening, what it is going on. तो अलग अलग इनके जो इवेंट्स थे, उनका अपने तरीके से जो चल रहा था, उसको पूरा हमने इन लोगों ने देखा. किसी एक में पार्टिसिपेट भी किया, गए हम लोग वहाँ पे देख, रीथ ले करना है या कुछ. क्या करना है? रीथ लेइंग करते हैं ना, जैसे हाँ. हम लोग जब कोई लास्ट उसमें करते हैं, तो इस तरीके से एक बार जाने का मौका मिला था राष्ट्रपति जी के साथ. तो आप फिर बकिंगम पैलेस भी गए हैं? हाँ, तो उस सब जगह देखा और एक्सपीरियंस किया. So these are things which कुछ सिमिलैरिटीज दिखी आपको बकिंगम पैलेस और राष्ट्रपति भवन में? there's no similarity. No We are similarity. far better. हाँ. We are too good. हाँ. मतलब हम लोग बहुत ही. मैं ना जब और पढ़ रहा था राष्ट्रपति भवन के बारे में, तो मैंने एक चीज नोटिस की. द ओल्डेस्ट रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी इज द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड. 1773 से है ये. इसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे. इट्स वेरी फैसिनेटिंग. President's bodyguard. This is the senior most regiment of the Indian Army. When we say senior most regiment, इसको हम राइट ऑफ द लाइन भी बोलते हैं इस रेजिमेंट को. यानी जब आप खड़े होते हैं फौज के अंदर, जब कहीं पे भी खड़े होते हैं, तो सबसे सीनियर आदमी राइट में खड़ा होता है. अच्छा. उसके बाद ऐसे. तो जब रेजिमेंट्स के बारे में बात आती है, तो इसको हम राइट ऑफ द लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की. और इसकी, जैसा आपने बताया, 1773 में इसकी रेजिंग हुई. इसकी रेजिंग के भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. जिस समय ये रेज हुआ, तो महाराजा ऑफ बनारस चैत सिंह जी, उन्होंने 50 घोड़े और 50 घुड़सवार प्रेजेंट किए उस समय के गवर्नर जनरल जो थे उनको दिया. अच्छा. ये हमारी तरफ से आपको एक तोहफा है. तो उनको जब ये मिले और देखे जिस किस्म के घोड़े थे, जिस किस्म से सवार थे, तो उन्होंने कहा यार इतने अच्छे, ये मेरा जिस वजह बॉडीगार्ड बनेंगे. अच्छा. तो इसकी शुरुआत वहां से हुई. तो ये है 1773 में, when it was raised as governor's bodyguard. Then of course it remained like that. फिर 1957-58 के आसपास आते आते तब वॉइसरॉय का कल्चर आ चुका था. हाँ. तो इसको फिर वॉइसरॉयज बॉडीगार्ड्स बोलना शुरू कर दिया. हाँ. ठीक है. फिर वो चलता रहा, और फिर जब देश आजाद हुआ,
तो इसको नाम दिया गया प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको नाम दिया प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। सो इस तरीके से इसका एवोल्यूशन अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से वो चलता रहा। फिर जब आजाद आजाद हुआ तो आर्म फोर्सेस का भी बंटवारा हुआ। हाँ। और उस समय ये डिसाइड किया गया कि 2/3 आर्म फोर्स इंडिया का हिस्सा रहेंगे, 1/3 चली जाएगी पाकिस्तान के अंदर। हाँ, इस पे मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा था, आप उसके ऊपर मुझे फैक्ट चेक करना अच्छा। कि जब ये बंटवारा हो रहा था अपना हाँ। इंडिया और पाकिस्तान का, तो जैसा आप बोल रहे हैं ना कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसको 2/3 हिस्सों में बांटा गया, 2:1 का रेशो था। जी, जी। 2 का हिस्सा इंडिया में आना था और 1 का हिस्सा पाकिस्तान में जाना था। जी, जी। अब यहाँ पे एक वॉइस रॉय की गोल्ड प्लेटेड बग्गी भी थी। जी, जी। वो आपने देखी होगी अभी भी। हाँ, इस बार भी राष्ट्रपति बिल्कुल जी उस पे बैठे थे। करेक्ट करेक्ट। तो उस बग्गी को अब इंडिया बोले हमें चाहिए, पाकिस्तान बोले हमें चाहिए, हाँ। तो वहां पे कॉइन टॉस करके जी हाँ, बिल्कुल निकाला गया कि इंडिया के फेवर में वो बग्गी आई। जी हाँ। और वो आज भी राष्ट्रपति भवन में बग्गी है, जो आप बता रहे हैं कि वो ट्रैवल भी किया जाता जी है हाँ, उससे जी हाँ, जी हाँ। परेड में। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में मुझे बताना। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ कि जिस समय देश का विभाजन, तो हमारे यहाँ जो इस प्रेसिडेंट जी का जब ये बॉडीगार्ड का डिवीजन हुआ, उससे वाइसरॉय बॉडीगार्ड थी, तो 2/3 1/3 करके हो गया। अब हुआ एसेट्स के बारे में। भाई जो 1/3 जाने थे वो अपने 1/3 घोड़े भी ले गए। अच्छा, कुछ घोड़े जो हमारे यहाँ थे वो वहां चले गए। हाँ, ऑब्वियसली 1/3 जाना था तो 1/3 का एसेट्स चला गया। बिल्कुल। लेकिन बग्गी एक थी उस समय, और दैट वाज अ वेरी, जिसे बोलते हैं लग्जूरियस बग्गी एज पर दैट टाइम। उसके अंदर जो उसके जो व्हील्स है, उस गोल्ड प्लेटेड व्हील्स थे। उसके जो कैरेज वे था उसमें गोल्ड प्लेटेड था। उसमें बहुत ही जिसे बोलते हैं मखमल का लाल रंग का कपड़ा लगा था। बड़े एक किस्म से एक रॉयल्टी टाइप की चीज होती थी। अब उस पे दोनों देश का हुआ कि भाई इसको इंडियन साइड ने बोला भाई हमारे पास रहेगी, उन्होंने बोला भाई हमको चाहिए। अब इसको रिजॉल्व तो करना था, तो अब इस रिजॉल्व को कैसे किया जाए। तो उस समय जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह, हाँ। और जो पाकिस्तान की तरफ के थे वो थे शहजादा याकूब खान। हाँ। ये उनकी तरफ के थे। इन दोनों के बीच में हुआ कि भाई इसका तो कैसे करेंगे। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको कॉइन के साथ टॉस करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कॉइन के साथ टॉस किया जाए। तो पूरी यूनिट आई, सबके बीच में कॉइन को उछाला गया और हम लोग टॉस जीत गए और बग्गी हमारे पास रह गई। एंड सो यू सी विद सो मच ऑफ fair way, it came to us. शुक्र है कॉइन टॉस में हम जीत गए। So in a very fair way it came to us. And it's फिर उसको इस्तेमाल करते रहे काफी साल तक इस्तेमाल, फिर बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। फिर अभी 2024 से उसको दोबारा एक्टिवेट किया गया। और अभी आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति जी जाते हैं उसके लिए गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए, उसमें वो और हेड ऑफ स्टेट जो हमारे इनवाइटीज होते हैं उसको लेके जाते हैं। प्लस जब वो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर टू गिव द ओपनिंग सेशन, दिस थिंग भाषण देते हैं, उसमें जाया जाता है। तो उस बग्गी का वो इस्तेमाल आज भी है वहाँ पे, और बड़े उसे हिसाब से रखा जाता है उसको। बिकॉज इट्स अ यूनिक थिंग। पहली बात देखिए उसको कितने साल पुरानी है, और आज भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्लास फंक्शनल और चलती है बढ़िया से। तो ये है उसकी बग्गी की कहानी। और रही बात प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, तो ये एक बहुत ही छोटी यूनिट है। फौज के माध्यम से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही छोटी 220-225 के करीब इसमें ऑफिसर जेसीओ जवान है, छोटी यूनिट है। इसके जवानों की जो एंट्री लेवल है उसके अंदर उसको कम से कम 6 फुट का होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम 6 फीट हाइट, मिनिमम 6 फीट। ओह वाओ, ओके। मतलब उससे नीचे आप नहीं आ सकते इसके अंदर। अच्छा, दैट इज ऐसा क्यों, रीजन स्पेसिफिक? देखिए आप ये एक तरीके से आप एक डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी फौज को। जब आपके हेड ऑफ स्टेट कोई आता है किसको देखेगा? पूरे फौज को तो देखने नहीं जा रहा है। करेक्ट। ठीक है, एक तरीके से एक इमेज, वी मस्ट हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड इमेज ऑफ द इंडिया एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसी का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक बार की बात है, एक हेड ऑफ स्टेट आए हमारे देश में, जिनका आप नाम नहीं बताओगे ऑब्वियसली आई विल नॉट टेल यू। तो जिस समय वो कॉलन करने आ रहे थे, प्रेसिडेंट को कॉलन करने आ रहे थे, तो वहां पे एक स्टेट कॉरिडोर है। राष्ट्रपति भवन में एक स्टेट कॉरिडोर और फिर एक कमरा है जिसमें हेड ऑफ स्टेट आके मुलाकात करते हैं। तो और ये दोपहर के वक्त का समय था, और उस कॉरिडोर का तकरीबन, जो मैं डिस्टेंस बोलूंगा, तकरीबन 150 से 170 मीटर का है। मतलब आप जब उतरते हैं तो 150-170 मीटर आपको पैदल चल के आना पड़ता है फिर उस कमरे के अंदर। अच्छा। और जिस समय आप चल के आ रहे होते हैं उस समय उस कॉरिडोर के दोनों तरफ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जवान तैनात होते हैं अपने पूरे रेगेलिया के अंदर। लॉन्ग कोट, नेपोलियन बूट्स, उस बूट्स में तो आदमी की हाइट और 2 इंच बढ़ जाती है।
ठीक है, एंड दे आर वेरी स्मार्ट लुकिंग, वेरी मतलब फिट, हम्म कोई एक आपको जैसे होते हैं ना आधा किलो 1 किलो का भी वजन फालतू नहीं मिलेगा, एकदम हाँ टफ एंड गुड सोल्जर्स. हाँ They were all lined up. And when the state guest is coming, the military secretary is standing on the opposite side of that to receive that guest. हाँ And then the military secretary takes that head of state, conducts him to the president. It's a ceremony. हाँ So I was standing on this end of, while that state guest was coming, I was standing. The state guest, yes, I shook hand and welcome. हाँ And then she tells me, I never knew that Indian troops are so tall. That was her. And she reaction. looked back. And that's the time I realized, yes, I think so. Most of the guys were looking 6.5 feet, 6 feet 4 inches, 6 feet 7 inches, 6 feet 6 inches. And with that तुर्रा वाली जो हाँ. पगड़ी पहन के लांस लेके जब बंदा खड़ा है, तो मेरे को बिल्कुल. वाकई लगा यार, वाकई मतलब हम लोग चूंकि रोज देखते थे उनको, हाँ. हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ. I myself is pretty tall. हाँ. I didn't realize it, but that's the time when I looked at them again. I said, yes, I think so. And that head of state was not very tall, must be about 5'4", 5'5". हाँ. ठीक है, रीजनेबल हाइट थी, अच्छी हाइट थी उनकी. बट फिर भी जब आप उनके बीच से निकल रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके दोनों तरफ 6.25 फुट, 6.5 फुट, 6.25 फुट के लोग खड़े हैं, तो एक किस्म से एक फीलिंग तो आई जाती है. हाँ बिल्कुल. So that's a comment which came to. हाँ. So she said, I never knew that Indian army troops are so tall. That's very fascinating. So that's And very well thought कि how to position. so हाँ. that's the way it was. So ये एक किस्म का, एक मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, उसके अलावा ये जो ट्रूप्स होते हैं, इनको हम बहुत ही टफ ट्रेनिंग देते हैं. हाँ. क्योंकि इनको एक बहुत बढ़िया घुड़सवार होना चाहिए, हम्म पैराट्रूपर्स होने चाहिए, और ये एक टैंक का क्रू का काम कर सके. क्रू व्हेन मतलब ही शुड बी एबल टू फायर अ टैंक गन, ही शुड बी एबल टू ड्राइव अ टैंक, ही शुड बी बिकम अ लोडर और अ गनर और अ कमांडर, so that in the contingency they can be used as a crew for the tanks. और पैराट्रूपिंग क्यों नेसेसरी है? पैराट्रूपिंग क्यों? देखिए, पैराट्रूपिंग इज समथिंग वेयर यू पुट where you train a man to work behind enemy lines. Behind enemy lines you can drop him so that he can operate. Right. So इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है. भाई ये तो आपने दिखाया कि सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, तो अगर सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है तो इसको सबसे बढ़िया ट्रेन होना चाहिए, सबसे तगड़ा होना चाहिए, सबसे हर चीज में माहिर होना चाहिए हर एक जवान, चाहे उसका डिसिप्लिन हो, चाहे उसकी ट्रेनिंग हो, चाहे. So paratrooping is again a very tough thing to go through the training and then to become a paratrooper. Then you have to be a good horseman. भाई घोड़ा, अब आप सोचिए आपने घोड़ा को कंट्रोल करना है, और वो घोड़े की जब साइज आप देखेंगे तो आप जिसे बोलते हैं एकदम चौकन्ने हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े घोड़े होते हैं. हाँ. So इस तरीके से आपको तो हॉर्समैन भी होना चाहिए. हाँ. प्लस टैंक के लिए क्रू चाहिए आपको. आज की तारीख में ये जो हमारे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो जवान हैं, वो सियाचिन में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, हाई एल्टीट्यूड में, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, ये सब जाते भी हैं. यहाँ से जाते हैं. तो उस टाइम पे ये जो गार्ड्स होते हैं फिर इनको नहीं, अब एक सेट ऑफ पीपल आर देयर. अच्छा. जब वो वापस आएंगे तो एक सेट ऑफ पीपल चला जाएगा, एक अलग से रोटेट होते रहते हैं. रोटेट होते रहते. इसलिए भाई देखिए, अगर आप एक ही किस्म की ड्यूटी सेरेमोनियल करते हैं तो आप अपना एक्चुअल काम भूल जाएंगे. करेक्ट. भाई आपका मेन काम क्या है? भाई पीस टाइम का एक काम है, वॉर टाइम का एक काम है. तो वॉर टाइम का काम आप भूल नहीं सकते. बिल्कुल. बिकॉज फाइनली वही आपने करना है. कल जरूरत पड़ेगी तो आप वो करेंगे. करेक्ट. तो इस वजह से उनको एक हम रेगुलर ट्रेनिंग भी साथ साथ में देते रहते हैं, ताकि वो जिसे बोलते हैं ना, जरूरत पड़ने पे वो काम कर सके. बट ये जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते हैं, ये अगर मान लीजिए कोई स्टेट विजिट हमारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो ये उनके साथ ट्रैवल नहीं करते ना? ये तो सिर्फ राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. ये सिर्फ राष्ट्रपति भवन, बाकी सारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो तो अलग है. वो अलग है, एसपीजी कमांडोज, वो सब कुछ अलग है. सो सिर्फ ये एक तरीके से एक सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेशन है देश के अंदर. तो इस तरीके से हम ना स्टार्टिंग में जब मैंने की थी बात, तो मैं एक सीक्रेट गैलरी जो म्यूजिशियंस की है उसके बारे में बात कर रहा था. मुझे उसके बारे में बताइए. बहुत वो भी एक बहुत चैप्टर है, बहुत फैसिनेटिंग. एक्चुअली क्या है कि जो बैंक्वेट हॉल है, उसकी भी एक, जिसे मैं बोलूँगा कि एक बड़ी स्पेशलिटी है. जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, उसको एक बैंक्वेट होस्ट किया जाता है, राष्ट्रपति जी करते हैं, और उसके अंदर तकरीबन 104 लोग बैठ सकते हैं उस टेबल के ऊपर. अच्छा. 104 people are sitting in one time. And they are served food. They are served meals, and the meals have to be so precise that within 30 minutes to 35 to 40 minutes the dinner must get over. There are so many stewards who are there to serve the meal,
there will not be any noise of any cutlery, any crockery. What And if the person who is everything- eating, they make noise? they can do anything. Huh. But people who are serving, हाँ, everything has to be precise. So it's a event which takes, now when this thing is happening, just opposite of that banquet hall is a gallery on top. अच्छा, उस गैलरी की जो बनावट इस किस्म से करी गई है कि ऊपर जब म्यूजिशियंस बैठ के बजाते हैं, वो आपके हिंदुस्तानी धुनें बजाते हैं, हिंदुस्तानी जो हमारी अलग अलग स्टेट की जो म्यूजिक है उसको प्ले करते हैं, और उनको इस तरीके से बैठाया जाता है कि आप उस लाइव म्यूजिक का सुन भी रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि यार ये कहाँ आ रहा है? क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है आवाज। हाँ, और जब खत्म हो जाता है ये, तो खत्म होने से पहले तब राष्ट्रपति जी जो हेड ऑफ स्टेट को दिखाते हैं कि अच्छा देखिए अभी जो आप म्यूजिक सुन रहे थे वो उधर से आ रहा था। तो तब उनको लगता है सो एक तरीके से इतने और उसकी जो साउंड है उस हॉल की, और जब वो म्यूजिक बजता है, इट इज सो सूदिंग, इट एक्चुअली मेक्स यू फील कि यार क्या मतलब कहाँ बैठे हैं आप। सो इस तरीके का एक वहाँ पे एक ऐसी गैलरी है जहाँ पे म्यूजिशियन बैठते हैं। और यहाँ पे भी एपीजे अब्दुल कलाम सर की कुछ हट की एक स्टोरी है। नहीं ऐसी मैं ऐसा कोई हट का तो नहीं बताऊंगा, पर यह है कि सभी प्रेसिडेंट ने कुछ ना कुछ उस जिसे बोलते हैं उस मॉन्यूमेंट के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर, हाँ, कुछ ना कुछ सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। हाँ। सभी के कुछ ना कुछ है वहां पर। अब प्रणब मुखर्जी साहब के टाइम में लाइब्रेरी वाज डन, लाइब्रेरी उनको पढ़ने लिखने का शौक था, लाइब्रेरी बनाई। अब एपीजे अब्दुल कलाम के जी के टाइम में उन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम तैयार कराया जो कि बच्चों के लिए था, साइंस म्यूजियम बनाया था। अच्छा, तो जाके बच्चे वहाँ पे, लोग बच्चों के टूर्स होते थे, बच्चों के विजिट्स होते थे, स्कूलों के विजिट होते थे। तो सभी प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ उसको उस जगह की को इनहेंस करते रहते हैं। तो इसलिए आज वो जहाँ पे है वहाँ पे आप देख ही सकते हैं। एक चीज़ मुझे और बात करनी है सर। हम लोग जब रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं ना, तो हम तो बस टीवी पे देख लेते हैं कि ऐसे हो गया, चलो ठीक है ना। हमारे लिए बहुत नॉर्मल, क्योंकि हर साल होती है, हमको बहुत नॉर्मल लगती है वो चीज़ कभी कभी, हालांकि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। बट बिहाइंड द सीन आई एम श्योर बहुत मेहनत लगती है वो करने में, बहुत टाइम लगता होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बता सकते हो कि कितनी टाइम, कितने मंथ्स की, कितने वीक्स की प्रिपरेशन जाती है उसके अंदर? देखिए आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट को जब हम अपने एस्कॉर्ट करके लेकर आते हैं, आप देखोगे घोड़ों की एक टुकड़ी चलती है, देखा होगा। बिल्कुल। अब आप देखिए उस समय इतना शोरगुल, हल्ला, तोपों की सलामी हो रही है। अभी कोई भी घोड़ा बिदक सकता है, भाई जानवर है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। अब आदमी को तो हम फिर भी ट्रेन कर लेंगे, हमने घोड़ों को भी तो देखना है। करेक्ट। अब आदमी तो फिर भी हम आपको बता सकते हैं भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब आप देखिए उस एक घोड़े को हमने इस तरीके से ट्रेन करना है कि उसको इस पूरे इतने हजारों लोग बैठे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई घोड़ा को he can do anything, रिएक्ट तो कर ही he सकते can हैं। react. हाँ बिल्कुल। So that is a very difficult job to do कि you have to train that horse to be part of the parade without getting disturbed at all इस with तरह the से तो मैंने environment. सोचा ही नहीं कभी। तो आप समझ सकते हैं हाँ intricacy। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब परेड से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले इसकी प्रैक्टिस चालू हो जाती है। सवेरे सवेरे जब आप लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के, उनके सेकंड इन कमांड है, उनके जो सूबेदार मेजर है, उनके जेसीओज, जवान, सारे लोग अपने अपने घोड़ों के साथ अर्ली मॉर्निंग में, पीक विंटर्स होता है उसमें वो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। और उन्होंने ये भी देखना है कि हमें प्रैक्टिस करके वापस निकल जाना है ताकि बाकी पब्लिक को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे तो ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ है। यू कांट से कि एवरीथिंग इज क्लोज्ड बिकॉज़ आई एम डूइंग माय प्रैक्टिस। सो दे हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। By 5 o'clock, 5:30, they are there on the parade. It means what time he would be getting up, what time he would be saddling the horse. You have to see all that. ये नहीं कि सिर्फ घोड़ा आपने देख लिया, उसको आपने सैडल लगाना है, उसको लेके आना है परेड पे, फिर आपने खुद पहुंचना है, और फिर आपने इस पूरे रिहर्सल के साथ करके वापस आपने पहुंच जाना है। तो ये तकरीबन 1-1.5 महीना पहले उसको आप शुरू कर देते हैं। इट इज नॉट ओनली कि 1.5 महीना पहले, अभी आप देखेंगे कि ये जब घोड़े निकल रहे हैं आपके परेड में जा रहे हैं, आप देखते हैं क्या चमक रहा है इनका स्किन। आप देख रहे हैं क्या इनकी जो बेरिंग है बिल्कुल जिसे बोलते परफेक्ट है। करेक्ट। नो, ये तो नहीं है कि हमने अच्छा सा सूट पहन लिया और हमारी बेरिंग अच्छी होगी। अब आपने ये भी देखना है कि इनका जो डाइट है, इनको जो खाना पीना है, इनको है वो पहले ही कम से कम 4 से 6 महीना पहले स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि उस समय आते आते तक इनके स्किन के ऊपर एक शाइन हो, इनके
इनके जो आप देखेंगे इनकी सेहत अच्छी हो, इनका मतलब इनकी लुक जो है घोड़े तक की उसको भी उस तक ध्यान दिया जाता है कि जब वो परेड पे लेकर आए तो लोग मतलब इट इज यू शुड फील प्राइड ऑफ व्हाट यू वॉच। मतलब आपको खुद को लगना चाहिए यार ये है ना हमारा देश, ये है हमारे जवान। भाई अगर ऐसे ही आ जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? बिल्कुल आप उसको ओनरशिप आपकी होगी नहीं होगी। So that is the way. So it is not only the parade, but also you have to see that they are medically they are given good diet and good everything so that they come up to that standard. The look comes up to that standard. लोग होते हैं जब आप शादी करने जाते हैं भाई फेशियल कराता है, हेयर कट लेता है, अच्छा सा शेरवानी पहनते हैं, करते हैं ना आप लोग सब, कितनी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे तो उसने देश के सामने आना है, तो उसको पूरा उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो एक तरीके से ये हो जाता है। तो ये तो वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का काम हो गया है। इसके अलावा जो वहाँ पे प्रेसिडेंट को कंडक्ट करना है, जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जब हेड ऑफ स्टेट आ रहा है गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है, उनके लिए बैंक्वेट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उनके लिए किस तरीके से उनको कंडक्ट किया जाएगा। भाई देखो हेड ऑफ स्टेट उनको तो नहीं मालूम हमारा प्रोसीजर क्या है। हाँ बिल्कुल। अब उनके स्टाफ को बताना होगा जो उनके साथ है। अच्छा हर एक का अपना प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल में से वो बोलेगा नहीं साहब मैं तो मेरा तो सिक्योरिटी बंदा साथ में चलेगा। उनको समझाना होता है कि नहीं बात ऐसे नहीं होएगा, ऐसे होएगा। भाई देखो जब हम जाते हैं काम कर रहे हैं, वो जब हम जाते हैं दूसरे देशों में तो हम अपना बोलते हैं नहीं भाई हम तो चाहते हैं ऐसे होना चाहिए। फिर बोलते नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता है, फिर हम वहां बैठ के आपस में अच्छा भाई ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस व्हिच गोज ऑन एंड फाइनली देन वी हैव टू बी देयर फॉर नंबर ऑफ रिहर्सल्स व्हिच आर देयर। मोस्ट ऑफ दीस रिहर्सल्स आर डन विद अ डमी, although their motorcad will go, the horses will go, everything will happen and it will be done in dummy because the president will come only on the final day. भाई उससे पहले तो आपने देखना होगा कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। करेक्ट। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर जब परेड खत्म हो जाती है फिर उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं परेड के अंदर, मैं जब पार्टिसिपेंट की बात करता हूँ तो उसमें जितने बैंड पार्टिसिपेट करते हैं, जितनी झांकियां होती हैं, जितने स्कूल के बच्चे आते हैं, एनसीसी आते हैं, उन सबको राष्ट्रपति भवन में उसके बाद बुलाया जाता है आफ्टर द परेड ऑन अ डिफरेंट डेज फॉर नेक्स्ट। किसी को 27 तारीख को बुलाते हैं, किसी को 28 को बुलाते हैं, अलग अलग दिन बुला के उनको वहां पे उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करके, एक चाय पार्टी करके राष्ट्रपति जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और जस्ट टू थैंक देम फॉर देयर एफर्ट एंड द कंट्रीब्यूशन। भाई देखिए कुछ भी करने से कितनी मेहनत लगती है, हम तो वहां पे जाते हैं हमें नहीं पता उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। करेक्ट। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, एनसीसी के बच्चे पूरे देश से इकट्ठे किए जा रहे हैं, परेड कर रहे हैं बच्चे, किस प्राइड के साथ वो चल रहे हैं। आप देखिए उनके चेहरे पे क्या, अब दे हैव टू बी ऑनर्ड। सो द प्रेसिडेंट इनवाइट्स देम टू राष्ट्रपति भवन कि भाई आपने इतना किया है, वी ऑनर यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस परेड। एंड उनको फिर उस जगह पर उनको एक बढ़िया सा उनके साथ एक चाय पार्टी होती है और हर एक टीम के साथ एक फोटोग्राफ खींची जाती है राष्ट्रपति जी के लिए। वो एक तरीके से हर एक के लिए मेमोरी का एक मैं गया था राष्ट्रपति भवन। आप कई बच्चों से मिलेंगे, कोई यार जब मैं था 16 साल का था तब मैं परेड में गया था। प्राइड की बात है, प्राइड की बात है बिल्कुल। तो उसी तरह जैसे मैं जैसे मेरी वाइफ स्काउट्स एंड गाइड्स की मैं थी जब स्कूल में थी, तो उनको अपने टाइम में प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी से एक मेडल मिला था। She takes that pride even today. I was there and I received a medal from the president. So it's a matter of pride for anyone coming to that place. मैं आपसे ना इस पर लास्ट सीट पूछूंगा सर, and we'll wrap up the episode. मुझे ये समझना है कि आपने 2 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, इनफैक्ट बहुत लोगों से मिले भी हैं आप और मल्टीपल हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मिले हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि सब में अलग क्या क्या लगा आपको, मैं आपसे ये पूछूंगा कि सब में कॉमन चीज आपको क्या देखने को मिली जो कि उनको एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बनाते हैं। ओके, नाउ ये बहुत ही जिसे बोलना चाहिए कि बहुत ही मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स के बारे में कुछ बोलूं, पर फिर भी मैं कुछ ज़रूर बोलना चाहूँगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मैं बोलूँ, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम है, they all 15 presidents have been repository of knowledge, experience and wisdom. और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप उनकी लाइफ किसी की भी उठा के पढ़े, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए किया है, सोसाइटी के लिए किया है, ऐसा आपको मतलब वो उस ऑफिस तक पहुंचने के लिए जिसे बोलना चाहिए कि बिना अपने बारे में सोचे हुए इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है।
इस देश को नेशन बिल्डिंग के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कभी उनके दिमाग में थोड़ी था कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, कि मेरे को प्रेसिडेंट का फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री नहीं। उन्होंने जिस लगन के साथ, जिस तरीके से अपनी जिंदगी में लोगों के साथ काम किया है, इस वजह से ये जितने भी हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं, दे हैव बीन यूनिक इन देयर वेज, दे हैव बीन, आई विल से, most wonderful human beings we have been fortunate that our country has had. आप कोई भी आप देख सकते हैं, आप, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट से लेकर 50 तक किसी भी एक प्रेसिडेंट को आप ले लीजिए, उनकी लाइफ एंड जस्ट गो थ्रू देयर बायोग्राफीज। जिस बैकग्राउंड से वो आए, जिस किस्म की लाइफ उन्होंने कंडक्ट करी अपने यंगर डेज में, किस तरीके से स्ट्रगल किया है, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके से देश के अंदर उन्होंने देश को बनाने में अपना योगदान दिया है, अगर आप ये सब चीजें देखेंगे तो आपको लगेगा यार वाकई जो भी है, you know, it is president is nominated, it is elected and nominated, right? But people nominate them, thereafter an election happens, of course there is a process there, and then we get that person in the office of president, right? तो ये एक बड़ी एक, जैसे मैं बोलूंगा, बहुत ही अच्छी चीज भी कह सकते हैं, और they all have been wonderful people, most wonderful people, and इतना विजडम होता है उनके पास कि आप जब उनके पास बैठते हैं और उनकी जब बातचीत सुनते हैं तो आपको लगता है यार ये तो किसी और लेवल की बात हो रही है। हाँ, मैं अभी पूछना बहुत मन कर रहा है पूछने का कि किस लेवल की बात है, बट मुझे पता है बताएंगे नहीं अभी। मैं बता क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। किसी भी चीज के बारे में होता है, जैसे हमारा एक नजरिया होता है। अगर मैं मान लीजिए किसी चीज को, अगर मैं जैसे एक बार हम ऐसे ही, मैं आपको बताऊंगा, इंसिडेंट बताऊंगा, हम एक ट्राइबल एरिया में गए, जब वहां पे पहुंचे तो हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, ऐसे होगा, तो हमने राष्ट्रपति जी जो थे, हमने बताया कि सर ऐसे होगा, तो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे, तो हमने कहा भाई आपका तो शेड्यूल नहीं है, हम कैसे आपको अलाउ कर सकते हैं भाई हम तो उसी हिसाब से चलेंगे जो हमें बताया गया है। करेक्ट भाई हम तो ऐसे किसी का, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को एक बार इनको बता देना चाहिए। हाँ। तो मैं राष्ट्रपति जी को, मैंने कहा सर ऐसी बात है, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ के कुछ लोकल। प्रॉम्प्ट आया, मैंने कहा सर लेकिन आपके पास समय नहीं है, बड़ा टाइट है शेड्यूल आपका, हो नहीं पाएगा सर। बोलते क्यों नहीं हो पाएगा भाई, वो हमारे देश के नागरिक है, और अगर मिलना चाहते हैं तो क्यों ना मिले हम। अब आप देखिए कैसे उसको सेट कर सकते हैं। और फिर उनको लाया गया, उनसे मिलवाया गया, मिलना क्या 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, बट एक तरीके का एक जो भाव है, हाँ, एक जो भाव है उसको आप देखिए। करेक्ट कि भाई अगर एक आम आदमी अपनी इच्छा जाहिर करता है और उसको लगता है कि मैं को मिलना चाहिए कुछ में, और मिलने क्या, वो आए उनका अपना राष्ट्रपति जी को कुछ एक मोमेंटो दिया उन्होंने, कुछ एक इज्जत राष्ट्रपति जी उनको दिया, बैठाए उनको, तो बातचीत पूछा थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद, बट एक तरीके से जो भाव है, मैं उस भाव की बात कर रहा हूँ, तो फॉर द पीपल वाली एक इच्छा। तो अब हम तो बिल्कुल हम तो जो डॉटेड लाइन हम तो उस पे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। तो आप देखिए फर्क। हाँ। So this is where the difference comes into play. This is where you see the person who's holding this office is definitely got a different level of content of being a human being. Thank you. It's an honor to sit across with you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।